सो हेलो एवरीवन एंड आज की जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 को। ठीक है, 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम इस चैप्टर को पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, बट अब कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हमने जितना भी पढ़ा है उसका अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर लें, क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है अगर हो सकता है हम उसका कुछ पार्ट जो है भूल गए हों, कहीं कहीं से वो मिस हो रहा हो, तो उसको टोटली दोबारा रिवीजन करने का अब हम एक मौका से ले रहे हैं, जिससे उसको पूरे को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और ये फास्ट रिवीजन होगा और ये टोटल थ्योरी पोर्शन का रिवीजन होगा, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन वगैरह देखनी है, जैसे विद्युत विद्रव से अच्छी स्थिति और निरच्ची स्थिति, इस तरीके की डेरिवेशन को आप टोटली लेक्चर के अंदर देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज फिर भी अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है उनको दोबारा पढ़ने में, तो आस्क मी कमेंट सेक्शन, अगर आप मुझसे बोलोगे कि उनका भी एक वन शॉट तैयार कर दें तो हम फिर जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है उनका भी थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट कर देंगे। और इनकी जो पीडीएफ है, मतलब मैंने इमेज है जो भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं उसकी मैंने क्या है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो सब मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में लिखा है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में। सो हमने जो भी पढ़ा है उसका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद हम एक अच्छा सा टेस्ट भी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कितना हमारी समझ में है, यानी कि हम कितने पानी में हैं, और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इस सबको कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है स्थिरवैद्युतिकी। क्या है स्थिरवैद्युतिकी? सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि स्थिरवैद्युतिकी होती क्या है। देखिए, जो स्थिरवैद्युतिकी होती है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, स्थिर और वैद्युतिकी। दोनों का मतलब आपको पता हो, वैद्युतिकी यानी कि विद्युत, और स्थिर यानी कि कोई भी चीज़ जब रुकी हुई होती है, जब गतिमान अवस्था में नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि वो चीज़ स्थिर है। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है? जो भी आवेश जब भी रुका होता है तो हम बोलते हैं कि वो स्थिर है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। सो अभी आपको थोड़ा सा पाठ्यक्रम को समझना होगा अच्छे तरीके से। आपका जो चैप्टर 1 है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसका आज हम बंस आउट करने वाले हैं पूरे थ्योरी पोर्शन का। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता, जो कि हमारा कंटिन्यू हो रहा था, और कल उसका जो लेक्चर 8 कवर हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर हमने और अच्छे तरीके से उसको पढ़ा था डेरिवेशन वगैरह को। तो पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है आपका विद्युत धारा। तीसरा क्या है? विद्युत धारा। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, इन दोनों के अंदर आप किसका अध्ययन करोगे? जब आवेश रुका हुआ होगा, आवेश एक स्थान पर होगा। और तीसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जब आवेश फ्लो करेगा यानी कि करंट बहेगा, जब आवेश के बहने से करंट उत्पन्न होगा, तो विद्युत धारा का अध्ययन तीसरे चैप्टर में होगा। तो जो हमारा चल रहा है वो क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब रुका हुआ आवेश। तो बहुत बार अगर कोई ये पूछ ले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये बहुत से बच्चों के लिए फिर हार्डनेस ही बन जाती है। भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, तो हमें पता था कि ये जस्ट एक आवेश का अध्ययन नहीं था, आवेशों के बहुत से समूह, उनके बीच लगने वाली बल, वैद्युत विद्रव और भी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, लेकिन उसके अंदर कॉमन क्या था? आवेश जो था रुका हुआ था। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब आवेश रुका हुआ। अब स्थिर वैद्युतिकी के भी 2 चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हम किस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। ओके, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि वैद्युत आवेश, नाम को ही सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वैद्युत आवेश होता क्या है। देखो, वैद्युत आवेश को समझने से पहले इसकी हिस्ट्री को अगर हम समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व जिस तरीके से हम वर्षों में गिनते हैं, उसी तरीके से 600 ईसा पूर्व क्या हुआ था? ग्रीक के एक वैज्ञानिक थे, ग्रीक के एक निवासी बोला जाए, जिनका नाम था थेल्स। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थेल्स था। अब इससे क्या है, सही विकल्प बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले इनकी खोज किसने किया। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनको हम टेस्ट के अंदर देखेंगे। ओके, टेस्ट के अंदर अच्छे तरीके से देखेंगे। तो उन थेल्स बाबा ने क्या किया था कि उन्होंने अंबर की छड़ को लिया था, उनसे रगड़ा था उसको, अंबर की छड़ को लेकर उनसे रगड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? अंबर की छड़ पर नेगेटिव आवेश आ गया, उनकी छड़ पर पॉजिटिव आवेश आ गया। हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, तो अब सब कुछ समझ में आने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि सर अभी हमारी ये समझ में नहीं आया आवेश क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो बस अभी आप इतना समझो कि आज से 600 ईसा पूर्व ग्रीक के निवासी थेल्स ने क्या किया था, उन्होंने अंबर की छड़ को ली और उनकी छड़ से उसको रगड़ा, ऊन से अंबर की छड़ को रगड़ा। तो क्या हुआ? वो दोनों आवेशित हो गई। उसके बाद अंबर की छड़ इस तरीके से आवेशित हुई कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों या छोटे छोटे पदार्थों को क्या है अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो कुछ पदार्थों को हल्के फुल्के जैसे कि कागज के टुकड़े होते हैं। और मैंने जब चैप्टर को पढ़ाया था तो आपको 1-2 एक्सपेरिमेंट करके भी बताए थे, जैसे पेंसिल से आवेशित करना, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और जिससे आपको अच्छी समझ होगी। तो जो भी बंदा 1 शॉट के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, मैं बता दूं, अगर आप डिटेल लेक्चर देखते हो ना तो आपको एक एक चीज़ रट जाएगी, एंड इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर हुआ क्या था? अंबर की छड़ को जब ऊन से रगड़ा तो क्या है? आवेशित हो गई।
तो यहीं से आवेश की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रही थी। उसके अंदर एक गुण आ गया था, वो गुण क्या कर रहा था, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था, और उसी गुण को क्या कहते हैं, वो आवेश कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे, आवेश, आवेश, आवेश। ठीक है, तो अंबर की जो छड़ होती है उसको ग्रीक भाषा में, तो क्योंकि ग्रीक थे तो वो अपनी भाषा बोलते थे, हिंदी तो बोलते नहीं थे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो ग्रीक भाषा बोलते थे, और ग्रीस भाषा में जो अंबर की छड़ है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसी से नाम पड़ गया था इसका इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हम करंट देखते हैं जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो एक्चुअली में ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत सारा नया आपको सीखने को मिलेगा, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। तो हो सकता है कहीं पर आपको समझने में दिक्कत हो, तो क्या है, आपको वीडियो को रिवाइंड करना है। तो आवेश क्या होता है, आवेश की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है मैंने यहाँ पर, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दी। पहले मैं फुल आपको लिख रहा था अच्छे तरीके से, लेकिन फिर मैंने सोचा ये रिवीजन है तो उसी तरीके से किया जाए। आवेश का वह गुण जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सके। आवेश यानी किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उसके आसपास अगर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, और कोई भी आवेश है, क्या है, कोई भी आवेश है, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या कहलाता, आवेश कहलाता। जैसे कोई भी वस्तु थी, जैसे कि अंबर की छड़ थी, अंबर की छड़ को क्या कर दिया था, आवेश कर दिया था, तो उसके चारों तरफ क्या हो गया था, विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया था। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु आ रही थी तो वो क्या हो रही थी, अंबर की छड़ से चिपक जा रही थी, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े। अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं इस क्षेत्र से रिलेटेड। जैसे कि आपने कभी चुंबक को देखा होगा, तो देखो चुंबक और चुंबक अब एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी, 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो दूरी ही इतनी ज्यादा है तो कैसे आकर्षित करेंगे। लेकिन जब दोनों चुंबक एक दूसरे की रेंज में आ जाएंगे, जैसे कि बहुत पास आ गए, ये एक चुंबक रही, ये दूसरी चुंबक रही, बहुत पास है, तो क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे? हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्षेत्र में आ गई। तो ठीक इसी तरीके से जो अंबर की छड़ थी उसका भी अपना एक क्षेत्र क्रिएट हो गया था, और उस क्षेत्र के अंदर जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े वगैरह आते थे तो वो उनको खींचने लगता था। लेकिन जैसे वो दूरी ज़्यादा हो गई, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, किलोमीटर मीटर में नहीं नापेंगे, जैसे कि ये पेन है और ये मेरी सेकंड पेन है, ठीक है, इन दोनों के बीच बहुत दूरी ज़्यादा है, तो ये आगे दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही मैं अंबर की छड़ के पास इनको कागज के टुकड़े मान लो पास लेके आया ना, आकर्षित करने लगी, तो क्या हुआ, एक क्षेत्र इसको क्रिएट हुआ। क्योंकि अगर इसके अंदर आवेश इतना पावरफुल होता तो यहाँ पर रखी हुई पेन और यहाँ पर रखी हुई पेन एक दूसरे को आकर्षित करती, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो क्षेत्र में नहीं थी। तो इस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आवेश का वो गुण जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जा सके। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे धीरे 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 तो आपको चुंबकीय क्षेत्र भी समझा देंगे। फिलहाल विद्युत क्षेत्र हमने समझ लिया, आवेश को भी समझ चुके। चूंकि रिवीजन है, मैं उसी दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, और डिटेल में अगर जाना है, आपको समझना है, तो उसके लिए आपको लेक्चर को देखना पड़ेगा। ओके, इसका जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, क्योंकि कूलम बाबा का बहुत ज्यादा योगदान है, इसीलिए इसका मात्रक भी कूलम ही रख दिया। ठीक है, उनकी मर्जी भाई, जो भी रखना चाहे वो। अब गुणधर्म, ज़्यादा गुणधर्म नहीं बताना चाहूँगा मैं, जो भी इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो बता देता हूँ। देखिए, तो आवेश जो है एक अदिश राशि है, यानी कि राशियां दो तरीके की होती हैं, सदिश सदिश। सदिश वो जिसके अंदर दिशा होती है, जैसे कि बल, बल उत्तर दिशा में लगेगा, दक्षिण दिशा में लगेगा, लेकिन उसकी एक दिशा होती है। लेकिन कुछ राशियां होती हैं, जैसे कि आपका वजन, वजन की कोई दिशा नहीं होती। तो सदिश राशि, अदिश राशि, दो तरीके की राशियां होती हैं। सदिश जिसके अंदर दिशा होती है, अदिश जिसके अंदर दिशा नहीं होती। तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अच्छा, किसी वस्तु पर आवेश, जैसे कि आवेश को नापा जाता है, 1 कूलम आवेश है किसी वस्तु पर, 2 कूलम आवेश है, 3 कूलम आवेश है। जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही बड़ा उसका विद्युत क्षेत्र होगा, उतनी ही चीजों को आकर्षित करेगा। लेकिन किसी वस्तु पर मान लीजिए 0 आवेश है, जैसे कि ये किसी को भी आकर्षित नहीं कर रहा है, इस पर आवेश कितना है, 0, तो हम कहेंगे कि ये उदासीन है। ये पेंसिल कैसी है, उदासीन है। ये पेज कैसा है, उदासीन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है जो कहता है कि आवेश जो है संरचित है। आवेश संरचित है, सर इसका मतलब समझाओ। देखो, आवेश संरचित है, इसका मतलब ये है कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इसको हमें समझना होगा अच्छे तरीके से, तभी हम समझ पाएंगे आवेश संरचित है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग। देखिए, हम हर वस्तु को ले लें, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु एक्स वाई जेड, वो उसकी रचक इकाई क्या है, परमाणु। वो परमाणु से मिलकर बनी है। हर चीज दुनिया में एक्स वाई जेड सब कुछ परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु मिलकर बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। बेसिक सी चीजें आप सभी को पता होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, 0 आवेश होता है। यानी कि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करते होंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, चूंकि 1 शॉर्ट रिवीजन है, उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये वस्तु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है। तो जितने माइनस हैं उतने ही प्लस भी हैं, जितने माइनस हैं उससे प्लस भी हैं, उतने ही प्लस भी हैं। मान लीजिए
6 माइनस है, 6 माइनस है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो 6 माइनस 6 प्लस टोटल कितना हुआ, टोटल 0 उदासीन। यानी कि जब भी किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे तो वो उदासीन होगी, क्योंकि दोनों का जो आवेश है वो समान होता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी कि माइनस ज़्यादा है तो वो कैसी होगी, उस पर ऋणावेश होगा, ठीक है। और किसी भी वस्तु पर प्लस ज़्यादा है तो कैसा होगा, उसके ऊपर प्लस यानी प्रोटॉन ज़्यादा है तो कैसी होगी, वो धनावेशित होगी। तो इसी बात को यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तब वो ऋणावेशित होगी, और किसी भी वस्तु पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो धनावेशित होगी, ठीक है। इस बात को आपने समझ लिया, और यही ये बताती है कि आवेश जो है संरचित है। आवेश संरचित है सर, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, इससे इसका क्या कॉन्टेक्ट है। देखिए आवेश संरचित है इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु कहीं पर भी मतलब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया, कहीं से भी प्रोटॉन को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो दो वस्तुएं आवेशित कैसे होती हैं, दो वस्तुएं आवेशित कैसे होती हैं, वो ऐसे जैसे कि किसी वस्तु में हमने घर्षण करा दिया, तो घर्षण कराने से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे आप हथेलियों को रगड़ोगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, जैसे आपकी हथेलियां गर्म होंगी तो उससे क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इसको छोड़ के इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इसको छोड़ के, इस वस्तु को छोड़ के इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनको ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन प्रोटॉन नहीं जाती, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए बाहर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है घर्षण के द्वारा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ठीक है, घर्षण के द्वारा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, थोड़ी सी ऊर्जा लेकर क्या है, इलेक्ट्रॉन इससे इसके अंदर चले जाते हैं। तो देखो पहले तो इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, इस पर भी बराबर थे, लेकिन अब इस पर इलेक्ट्रॉन आगे ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित, तो इस पर भी ऋणावेश आ गया। अब इस पर से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पहले तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए, इसीलिए इस पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। क्या आ गया, धनावेश। तो आवेश संरचित है, आवेश संरचित है, इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगा। आवेश संरचित है इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं कर सकते। उसको आवेशित तभी किया जा सकता है जब या तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर दो, या दूसरी वस्तु का इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु के अंदर ट्रांसफर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए ये वस्तु रखी है, इसको हमने आवेशित कर दिया, इसको आवेशित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेश को अगर हमें उत्पन्न करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए रहे। तो कोई भी चीज़ संरचित है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक गिलास पानी है, क्या है, मेरे पास एक गिलास पानी है। अब वो पानी जो है संरचित है, इसका मतलब क्या है कि इस पानी को मैं पी लूँगा, उस पानी को मैं पी लूँगा तो मेरे पेट में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। मैं किसी और भी चीज़ में यूज कर लूँगा तो उसमें हो जाएगा, लेकिन वो पानी संरचित है, यानी कि वो पानी ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नष्ट नहीं हो जाएगा, वो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक उसी तरीके से आवेश है, आवेश किसी भी वस्तु पर ऑटोमेटिकली उत्पन्न नहीं हो जाता। जैसे ये वस्तु उदासीन है, ये पेन उदासीन है, इस पर ऑटोमेटिकली आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इस पर जब आवेश उत्पन्न करेंगे तो हमें इस पर क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे ना, इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे, अब आवेशित क्यों हुआ, क्योंकि दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इस वस्तु पर प्लस आवेश आएगा तो उस पर माइनस भी तो आएगा, तो दोनों पर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आवेश संरचित है इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए 2 लड्डू, आपको चाहिए 2 लड्डू, आपके पास एक ही लड्डू है, तो आपने एक लड्डू क्या है दोस्त पर से ले लिया, तो आपके पास 2 लड्डू हो गए। तो क्या लड्डू संरचित है, हाँ भाई लड्डू संरचित है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके ऊपर एक आया है तो उस आपके दोस्त पर से एक कम भी तो हुआ है, तो लड्डू प्रकट नहीं हुआ, लड्डू ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आवेश क्या है, संरचित होता है। ऐसा बात नहीं है कि आवेश बिना इलेक्ट्रॉन के हवा में उत्पन्न हो जाए, ये संरचित का ऑप्शन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बता दिया। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है Q = प्लस माइनस के एन। प्लस का मतलब धनावेश है, माइनस का मतलब ऋणावेश, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए एन की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए एन की जगह 2 रख दिया तो मैंने क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। एन की जगह 3 रखा तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं एन की जगह 4 रखूंगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, एन की जगह 5 रखिएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश आएगा। तो उसका मतलब हो क्या रहा है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो भी वस्तु पर आवेश आ रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से होगा, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन से होगा वो नेचुरल नंबर होंगे। जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन से हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन से हो गया। लेकिन नेचुरल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 2.5, 2, आधा, अधूरा, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि किसी भी वस्तु पर मान लीजिए हमने दोनों, जैसे वस्तुओं को घर्षण का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने दोनों वस्तुओं में घर्षण कराया, तो इस पर से क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए,
क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले गए। तो ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ में चला जाए, आधा यहाँ पर रह जाए। जैसे आपने दोस्त को आपको आधा लड्डू दे दिया, आधा उसने खुद रख लिया कि भाई आधा मेरे को चाहिए, मेरे को भूख लगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आधा अधूरा नहीं जाएगा। और डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आपको लेक्चर देख लेना, ठीक है। इतने में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो एज यू विश, क्योंकि ये यूट्यूब है, सब मिलता है बॉस, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मिल्किन ने इसके बारे में बताया था, इसका क्वांटीकृत का सिद्धांत दिया था मिल्किन ने सन 1912 में, और एक प्रयोग किया था उन्होंने, तेल बिंदु प्रयोग इससे दिया था। बट एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, बिल्कुल मतलब आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ऐड कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की, क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी ये बहुत फास्ट रिवीजन है। फिर भी ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, ठीक है। ओके, आवेश एंड वेव, इसका मतलब एन मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। बहुत से बच्चों को लगता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश है गुलाम और वो गति कर रही है, बहुत तेजी से जा रही है, तो उसका आवेश बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आवेश का और वेग का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बताना चाहता हूँ। आपकी एनसीईआरटी में इस पॉइंट को ऐड किया गया है, क्योंकि वो इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि बच्चों को कोई गलतफहमी नहीं हो। तो मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि कोई गलतफहमी ना करें। किसी भी वस्तु पर आवेश है, उसका वेग से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कितना भी वेग है, कितनी भी स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पर बता दूं, सजातीय आवेश आकर्षण करते हैं, विजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। मैंने आपको बता दिया आवेश दो तरीके के होते हैं, प्लस माइनस। प्लस क्यों उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इसीलिए। और माइनस क्यों उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इसीलिए। तो दो तरीके के आवेश हो गए। मान लीजिए दो वस्तु हैं, दोनों पर प्लस आवेश है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। दोनों पर माइनस आवेश है तो भी प्रतिकर्षित, लेकिन दोनों पर प्लस माइनस है तो क्या करेंगे? आकर्षित। तो यहाँ पर बोला है सजातीय आवेश के मध्य आकर्षण होता है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत लिख दिया मैंने। सजातीय आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश के मध्य आकर्षण होता है। देखो, ये सजातीय आवेश यानी समान प्रकार के आवेश, जो आवेश समान प्रकार के होते हैं उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। जैसे प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण। लेकिन जो समान नहीं होंगे, विजातीय होंगे, जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल चुंबक से रिलेट करके देख लेना अगर आपने चुंबक को पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। अब यहाँ पर एक और बात है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन को होता है 1.65 × 10⁻⁻27। तो देखो, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है लगभग सेम है, 6765, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि किसी भी वस्तु पर, गौर से सुनना, किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि इस पर आवेश हो। जैसे कि ये पेन, इसका एक अपना द्रव्यमान है, लेकिन क्या इसके ऊपर आवेश है? नहीं, ये उदासीन है। लेकिन अगर किसी भी वस्तु पर आवेश है तो जरूरी है कि उसका द्रव्यमान हो, क्योंकि देखो किसी वस्तु पर आवेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तभी तो आवेश आएगा। बराबर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होना या कम होना इसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि ज्यादा या कम के कारण क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम, आवेश तो तभी रहेगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान होता है, तो अगर किसी भी वस्तु पर आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन कम है, देखो आवेश कब होता है? या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या प्रोटॉन ज्यादा हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश है यानी कि मान लीजिए प्रोटॉन ज्यादा है, मान लीजिए प्रोटॉन ज्यादा है और उसका द्रव्यमान है नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन का खुद का द्रव्यमान है। अब वो किसी भी वस्तु पर ज्यादा है फिर भी द्रव्यमान ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? भाई आपके पास लड्डू है 6 किलो का, आपके पास लड्डू है 6 किलो का और आपने उसको हाथ में ले लिया, आप बोल रहे कोई वजन ही नहीं है। ऐसे कैसे वजन नहीं है? लड्डू का तो वजन है, आपका वजन मान लीजिए इग्नोर भी कर दिया, आपका कोई वजन नहीं है, लेकिन लड्डू का तो वजन है, इसीलिए आप में मान लीजिए कुछ तो वजन होगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है, मान लीजिए वस्तु में कोई द्रव्यमान नहीं, वस्तु का कोई द्रव्यमान नहीं, लेकिन आवेश के कारण आवेश का तो द्रव्यमान होगा, यही बात है। आवेशन की विधियां यानी कि दो तीन वस्तुओं को किस तरीके से आवेशित किया जा सकता है। पहली विधि है घर्षण। घर्षण मैंने बता दिया, दो चीजों को रगड़ते हैं, जैसे कि इस पेंसिल को अगर मैं अपने कपड़े से रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास लाऊंगा तो आकर्षण होगा। तो ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए अंबर को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो अंबर जो होती है उस पर माइनस आवेश आता है, ऊन पर प्लस आवेश आता है। तो यहाँ पर समझ रहे हो, अंबर में इलेक्ट्रॉन आए हैं, किससे? ऊन से आए, इसीलिए इस पर माइनस आवेश आया। दूसरा होता है चालन। चालन का क्या मतलब होता है? चालन का मतलब होता है किसी भी वस्तु से स्पर्श करा देना, तो स्पर्श चल के क्या है? आवेश आ गया। जैसे कि ये दो वस्तु रही, दो वस्तु, इस पर प्लस आवेश है, ये तो उदासीन है, दोनों को संपर्क में ला दिया तो प्लस आवेश चल के इधर पहुंच गया। आप दोनों को हटा दिए तो दोनों पर क्या आवेश आ गया? प्लस। तीसरा होता है प्रेरण। प्रेरण यानी नजदीक। नजदीक ये क्या होता है? किसी वस्तु के पास लाना, उसको टच नहीं कराना। तो इस वस्तु पर प्लस आवेश था, इस वस्तु के पास लाए तो देखो
इस पर आवेश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब ये प्लस इसके पास गया तो प्लस क्या करता है, माइनस को आवेशित करता है, क्योंकि इसके अंदर माइनस भी है प्लस भी है, लेकिन क्या है, बराबर है, इसीलिए ये आवेशित नहीं है। तो ये प्लस इसके पास गया तो इसने क्या किया, माइनस को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो माइनस माइनस इधर आ गए और प्लस प्लस इधर आ गए, क्योंकि प्लस को ये प्रतिकर्षित कर रहा है, माइनस को आकर्षित कर रहा है, तो माइनस प्लस एक तरफ हो गए। फिर इसको हमने धरती से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो प्लस जो है माइनस को पकड़े हुए है, प्लस जो है माइनस को पकड़े हुए है, इसीलिए माइनस तो यहीं पर लगेगा, लेकिन ये प्लस इस प्लस को धक्का दे रहा है। हमने इसको जमीन से अटैच कर दिया तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, इस जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि इसको प्लस आवेश पकड़े हुए है। तो इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, फिर माइनस आवेश। कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। तो यहाँ पर क्या है, आवेशन की ये 3 विधियां अच्छे तरीके से समझ लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पदार्थ की बात करें तो चालक, अर्धचालक, कुचालक, विद्युतरोधी, यानी पदार्थ 3 तरीके के होते हैं। हमारी दुनिया में 3 तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, विद्युतरोधी। ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। चालक वो जिनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, जैसे कि लोहा है, लोहे के अंदर करंट जाता है, कभी टच करके देखना। और एल्यूमिनियम जिसके तार बने होते हैं ना, उनके अंदर करंट जाता है, जो तार बने होते हैं मैक्सिमम तार एल्यूमिनियम के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, चालक, यानी कि उनके अंदर करंट फ्लो हो सके, आवेश जा सके। अर्धचालक, अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, ये चालक नहीं होते, लेकिन कुचालक भी नहीं होते। अब पहले कुचालक को पढ़ लें। कुचालक जैसे हम विद्युतरोधी बोलते हैं, जैसे कि कांच और ऊन। कांच और ऊन ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, करंट नहीं जा सकता, करंट इनके अंदर नहीं बह सकता। क्या हो सकता है, इनके अंदर करंट नहीं बह सकता। तो चालक जिनके अंदर करंट बह सकता है, जैसे कि लोहा, और कुचालक जिनके अंदर नहीं बह सकता, जैसे कि लकड़ी को देख लो, लकड़ी में करंट आता है, नहीं आता ना, इसीलिए जो हीटर वगैरह होता है उसके चमीटे लकड़ी के प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर करंट नहीं लगता हमें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। और अर्धचालक जो बीच के होते हैं ना, तो चालक होते हैं ना कुचालक होते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, इनके अंदर करंट जाता है कि नहीं, देखो इनके अंदर बेसिकली करंट नहीं जाता, तो सर कुचालक ही बना देते हैं। लेकिन कुचालक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कुछ इसमें त्रुटियां मिला देते हैं, यानी कि हम देसी भाषा में बोलें तो कुछ जुगाड़ मिलाकर इसको क्या कर देते हैं, हम चालक बना देते हैं। जी हाँ, कुचालक से इसको चालक बनाया जा सकता है, कुछ जुगाड़ लगाकर। और इसी जुगाड़ को, यानी इन्हीं त्रुटियों को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। क्वेश्चन बन सकता है अर्धचालक के अंदर, आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। एंड सेकंड बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कर्षण के दौरान पढ़ा, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर फिर आपने बताया ये कांच है, ये ऊन है, ये क्या है, ये क्या है, कुचालक है, इनके अंदर करंट नहीं जा सकता, तो फिर आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि आवेश जो है कुचालकों के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है, घर्षण के द्वारा किसी भी चालक को आवेशित नहीं किया जा सकता। अब चालक को आवेशित क्यों नहीं किया जा सकता बताता हूं मैं। देखिए चालक है, मान लीजिए लोहा है, अब इसको घर्षण कराओगे तो क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, लेकिन ये तो चालक है, ये कुचालक थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, और आपके हाथ से होते हुए जमीन के अंदर चले जाएंगे, क्या होंगे, वो संपर्कित हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर आवेश तो फिर रहा ही। देखो आपने इसको आवेशित किया, मान लीजिए लोहे आवेशित किया, इस पर इलेक्ट्रॉन आए, फिर जमीन में चले गए सीधे, इस पर तो आवेश रुका ही नहीं। लेकिन कुचालक के अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो आवेश क्या रहता है, जम के रह जाता है। तो जितना भी कोई भी चीज आवेशित होती है वो कौन सी होती है, कुचालक। घर्षण के द्वारा मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, घर्षण के द्वारा कुचालक ही आवेशित किए जा सकते हैं, ना कि चालक। चालकों के लिए और भी विधियां जो कि हम पढ़ चुके हैं। कूलाम नियम, कूलाम बाबा ने नियम दिया था F = K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हो गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, Q1 Q2 के समानुपाती होता है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 8/2, क्या लिख दिया मैंने, 8/2। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 8 के समानुपाती होगी, और 2 के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि 8 के समानुपाती, जैसे कि मैंने 8 को 10 कर दिया, 8 को मैंने क्या किया है, बढ़ाया है, 8 को मैंने 10 कर दिया, ठीक है, तो 10 बटा क्या हो गया, 2। अब 2 से 10 को काटो तो क्या आ गया, 5। 2 से 8 को काटो तो क्या आ गया, 4। तो मैंने 8 को बढ़ाया, ऊपर की संख्या को बढ़ाया, तो ये पहले 4 आ रहा था, ऊपर की संख्या को बढ़ाया, 8 से 10 कर दिया तो अब 5, यानी कि ये जो आउटपुट निकल के आया है वो भी बढ़ा है। लेकिन मैं ऊपर की संख्या, जैसे कि 8/2 = क्या निकल के आता है, 4, 2 चौके 8, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर की संख्या को ना बढ़ा के नीचे की संख्या को बढ़ा देता हूँ, इसको 2 से 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या निकल के आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने जब ऊपर की संख्या को बढ़ाया तो ये फाइनल आउटपुट जो आ रहा था वो बढ़ा, ये वाला। लेकिन जब मैंने नीचे की संख्या को बढ़ाया था तो इसका उल्टा हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, कम हो गया। यही यहाँ पर बताया जाता है, कोई भी चीज़ समानुपाती है, यानी कि उसके बढ़ने से वो भी चीज़ बढ़ रही है। जैसे Q1 और Q2 के समानुपाती है, तो Q1 Q2 कहाँ पर है, ऊपर, तो जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी, आवेश बढ़ेंगे, तो क्या है, उन दोनों के बीच बल भी बढ़ेगा।
क्या है, आवेश बड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन आर स्क्वायर उनके बीच जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही कम बल लगेगा। तो आर स्क्वायर की व्युत्क्रमणपति कूलम्ब बाबा के नियम है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी लिख दी यहाँ पर। ये के की वैल्यू होती है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ो। इसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र। क्या आता है वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र को होता है आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण को अनुभव किया जा सके। और इसके दो सूत्र हैं, E = F/Q0, ये इससे निकल के आया, F = QE से। ठीक है, और एक है E = 1/4πε0 Q/r²। इसको कैसे निकाला? जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो कूलम बाबा का नियम क्या कहता है, ये रहा और ये रहा, ये हमने एक और आवेश ले लिया, इस पर जो बल लग रहा है उसको निकाल लो। इस पर बल निकल के आया इतना, सर यहाँ पर एक और आवेश आएगा Q0, इसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, या फिर कुल मिलाकर आप समझ लो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने वैसे तो समझाने की कोशिश की है, Q0 को इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटा आवेश होता है। तो मतलब ये जो है ना, ये सूत्र K की वैल्यू तो रख दी, Q1 Q2 बटा R²। तो R² है, Q ही है। ये जो Q2 है ना, इसकी जगह हम एक आवेश को लेते हैं Q0 जो कि बहुत छोटा होता है, फिर इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें क्या निकल आता है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसके कारण तो कोई पावर ही नहीं लग रही। समझ में आया तो ठीक है, वरना रट लेना। और अगर डीप में जाना, मैंने बोला था डेरिवेशन यहाँ पर नहीं होंगी। डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो ट्राई कुछ भी करो, डेरिवेशन आपको चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हो, वरना वन शॉट के अंदर तो वही होता है, रट्टा पट्टा सट्टा गोल। ये तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर ला सके। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं जो क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे प्लस आवेश होता है उससे रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं, माइनस आवेश होता है उससे इस तरीके से रेखा निकलती हैं। रेखा निकलती नहीं, उस पर आगे खत्म होती है। तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, इससे रेखा निकलेगी इस पर खत्म, इससे निकली इस पर खत्म, इससे निकली इस पर खत्म, इससे निकली इस पर खत्म, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश है प्लस Q और माइनस Q, ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, बहुत कम यानी कि बहुत ही कम, और इसको हम दूरी को 2a बोलते हैं। इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की होती है, यानी कि इसको माइनस Q को इधर बनाओ, प्लस Q को इधर बनाओ तो सही रहता है, डेरिवेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको अगर हम दर्शाएं तो ये रहा प्लस आवेश, ये रहा माइनस आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश हो गया, दूरी बहुत कम है तो प्लस से रेखा निकलेगी, माइनस Q पर खत्म होंगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र होता है पाई = ES cos θ। ये हमारा क्या निकल के आया है, ES cos θ। थीटा यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है, रेखाओं के रूप में दर्शाते हैं। अभी हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, इनके अंदर हमने कोई कागज रख दिया, अब इस कागज से जितनी भी रेखाएं निकलेंगी उसी की वैल्यू क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स। इसको दर्शाते हैं पाई से, इसका सूत्र होता है ES cos θ। ये वन शॉट रिवीजन है, उसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी मेरे को 30 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है, 30 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं करूँगा। तो क्या हो गया, ES cos θ हो गया। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ES cos θ, थीटा क्या है यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ है, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ, और इसका स्थिति सदिश भी इस तरफ है, तो क्या होगा, θ के बीच का एंगल है। अब जैसे कि विद्युत क्षेत्र की रेखा रही ये, अब मैंने पृष्ठ को बना दिया ऐसा, तो इसका स्थिति सदिश क्या निकलेगा, ऐसा। जैसे ये पेज है, इसका स्थिति सदिश कैसा, ऐसा बिल्कुल, ये पेन मैंने खड़ी कर दी ना ऐसा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से जा रही है, तो उनके बीच में, दोनों के बीच में मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये जा रही हैं और स्थिति सदिश इस कागज का ऐसा। स्थिति सदिश का मतलब होता है इसका पेट फाड़ के एक पेन निकालो, जैसे कि ये कागज है, प्लेन है, पेट फाड़ के एक पेन निकालो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बढ़ रहा है ना वो cos θ होगा, θ उसकी वैल्यू आएगी। तो इसके बाद आप सूत्र वगैरह करोगे ना तो उस समय देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये डेरिवेशन है, मैं तो इनको रखना ही नहीं चाहता था, बट फिर मैंने रख दिया कि थोड़ी बहुत आपको सूत्र वगैरह तो दे दूंगा याद करने के लिए। फिर भी अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट अपलोडेड है भाई, चैप्टर 1 की देख लो। चैप्टर 2 अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये निकल के आता है, निरच्ची स्थिति में ये निकल के आता है। ठीक है, और गाउस का नियम ये होता है। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है ये जो फाई है ना, फाई यानी वैद्युत फ्लक्स, इसी का दूसरा सतत गाउस के नियम ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जितना भी आवेश है उसके टोटल में अगर हम 1/ε0 का भाग दे देना तो उसका वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा इसका। ये किसने दिया था? हमें दिया था गाउस बाबा ने। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें एंड अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।